नीरज आज घर काफ़ी देर से आया। आज पूरे शरीर पर एक अजीब सी चिपचिपाहट थी। उसने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और रुमाल की तरफ देखा। सफ़ेद रुमाल एकदम काला हो गया था। इतना कालापन, ना ही तो मैं फील्ड वर्क करता हूँ, ना ही किसी खदान में काम करता हूँ। यह डस्ट, चाहे वातावरण में हो या रिश्तों में, इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। रिश्ते भी मर रहे हैं, प्रकृति भी नष्ट हो रही है। नीरस हो चुके हैं हम सब। हम सिर्फ एक ही भाषा सीख चुके हैं, फ़ायदे की, मतलब की। दुनिया जाए भाड़ में, तो इस तरह कह देते हैं कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। नीरज को अपनी पत्नी निशा पर शक है और निशा को भी उस पर शक है। एक शक के चलते वे अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। पत्नी का शक समझ में आता है। नीरज ने अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़ी महिला से शादी की थी। वह 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 40 वर्ष की। जब वह 18 वर्ष का था तब उसने मधु से शादी की थी। शादी से पहले प्यार हुआ था। इसे नीरज प्यार कह सकता था उस समय, क्योंकि उसकी उम्र ही ऐसी थी। मधु कॉलेज में प्रोफेसर थी। नीरज तब बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। मधु घर में अकेली कमाने वाली महिला थी। परिवार के लोग, जिनमें माता पिता, छोटा भाई, छोटी बहन थे, कोई नहीं चाहता था कि मधु की शादी हो। अक्सर सब उसे परिवार के प्रति उसके दायित्वों का एहसास कराते रहते थे। लेकिन मधु एक जीती जागती महिला थी। उसके साथ उसके अपने शरीर की कुछ प्राकृतिक मांगें थी, जिन्हें वह अक्सर कुचलती रहती थी। लेकिन इच्छाएं अक्सर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मुँह बाएं उसके सामने खड़ी हो जाती। नीरज की उम्र में अक्सर लड़कों को अपने से ज़्यादा उम्र की महिलाओं से प्यार हो जाता है। पता नहीं क्यों। शायद उनकी कल्पना में भरी पूरी मांसल देह वाली स्त्रियां ही आकर्षित करती हों। नीरज को तो करती थी। नई उम्र का यह नया खून ज़्यादा जोश मारता है। शरीर का सुख ही संसार का सबसे बड़ा सुख मालूम होता है और कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं इस उम्र में। पढ़ने के लिए भी भरपूर समय होता है और नौकरी करने की भी अभी उम्र मात्र शुरू होती है। मिल जाएगी आराम से, और मधु मैडम जैसी कोई नौकरी पेशा स्त्री मिल गई तो। हालांकि उसे मधु की तरफ उसका आकर्षक शरीर में उतार चढ़ाव और खूबसूरत चेहरा जो था तो साधारण, लेकिन उसकी दृष्टि में काफ़ी सुंदर था, उसे खींच रहा था। औरतें नज़रों से ही समझ जाती हैं कि पुरुषों के दिल की बात। मधु ने भी ताड़ लिया था कि नीरज नाम का सुंदर बांका जवान लड़का उसे ताकता रहता है। फिर उसे टाइप किए 3 पत्र भी मिले, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा था, बस प्यार भरी बातें लिखी थी। मधु समझ गई कि यह पत्र नीरज ने ही उसे लिखे हैं। मधु ने उससे कॉलेज के बाहर मिलने को कहा। मधु के बताए नियत स्थान व समय पर वह वहां पहुंचा। अंदर से डरा और सहमा हुआ था नीरज, लेकिन मधु के शरीर में उसके पत्रों को पढ़कर चिंगारियां फूट रही थी। वह तो केवल कॉलेज में प्रोफेसर थी सबकी नज़रों में, घर में कमाऊ पुत। जो कुछ इश्क विश्क की बातें थी वे उसने फिल्मों में ही देखी थी। उसका भी मन होता था कि कोई उससे प्यार भरी बातें करे, लेकिन अफसोस कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और आज जब हुआ है तो कॉलेज के छात्र से। कोई दूर या पास से देख भी लेता तो यही सोचता कि छात्र और प्रोफेसर बातें कर रहे हैं। मधु ने नीरज से कहा, ये पत्र तुमने लिखे हैं? नीरज चुप रहा तो मधु ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि तुमने ही लिखे हैं। डरो मत, स्पष्ट कहो और सच कहो। मैं किसी से नहीं कहूँगी। जी मैंने ही लिखे हैं। क्यों, प्यार करते हो मुझसे? जी। उम्र देखी है अपनी और मेरी? नीरज चुप रहा तो मधु ने ही चुप्पी तोड़ी और कहा, क्या चाहते हो मुझसे, शादी या प्यार? जी प्यार। और उसके बाद? नीरज फिर चुप रहा। शादी नहीं करोगे? मधु की यह बात सुनकर नीरज भी खुल गया। उसने कहा, शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ आपसे। कौन तैयार होगा इस शादी के लिए? तुम्हारे घर वाले मानेंगे? मेरे तो नहीं मानेंगे। मैं इसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, नीरज ने कहा। सच कह रहे हो?
मधु ने उसे तोलते हुए कहा। जी, तो फिर मेरे हिसाब से चलो। इस छोटे शहर में तो हमारे प्रेम का मजाक उड़ाया जाएगा। हम दूसरे शहर चलते हैं। मैं अपना ट्रांसफ़र करवा लेती हूँ। छोड़ सकते हो अपना घर। नीरज को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई थी। एक पुरोहित को पैसे दिए, 2 गवाह साथ रखे और शादी की फ़ोटोग्राफ लिए। मंदिर में शादी की और दोनों घर में झूठ बोलकर हनीमून के लिए निकल गए। नीरज ने जैसी स्त्री के सपने देखे थे, ठीक वैसा ही मधु में पाया और मधु पर भरपूर प्यार की बरसात की नीरज ने। दोनों तृप्त थे। मधु ने अपना तबादला करवा लिया। घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। घर के लोग हंगामा खड़ा कर सकते थे। नीरज ने भी घर में झूठ बोला कि उसका एडमिशन कृषि महाविद्यालय में हो गया है। 12वीं तक की पढ़ाई उसने कृषि विज्ञान से ही की थी। आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने उसे अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर दूसरे शहर में पढ़ाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब नीरज ने कहा कि उसने प्रवेश परीक्षा क्लियर कर ली है और पढ़ाई का खर्च वह छात्रवृत्ति से निकाल लेगा, तो घर में किसी ने भी विरोध नहीं किया। मधु ने भी घर में कह दिया कि जब तक उसे सरकारी क्वार्टर नहीं मिल जाता, वह घर में किसी सदस्य को नहीं ले जा सकती। पैसे मनी ऑर्डर से हर माह भिजवा दिया करेगी, लेकिन मेरे अपने खर्च भी होंगे, इसीलिए मैं आधी तनख्वाह ही भेज पाऊंगी। दूसरे शहर में आकर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। नीरज का सारा खर्च मधु ही उठाती। उसके लिए नए नए कपड़े खरीदती। एक बाइक भी खरीदी जिसमें नीरज मधु को लेकर कॉलेज जाता। नीरज बीए में ही पढ़ रहा था। कॉलेज में नीरज से कोई लड़की बात करती और मधु देख लेती तो वह ढेरों प्रश्न पूछती। मधु भी किसी प्रोफेसर या प्रिंसिपल के साथ कहीं जाती या उनसे हंसते हुए बात करती तो वह भी प्रश्नों की झड़ी लगा देता। 3-4 वर्षों के भरपूर वैवाहिक आनंद लूटने के बाद मधु शंकित रहने लगी थी नीरज की तरफ से, और नीरज का मधु के प्रति आकर्षण धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। एमए में पहुंचने पर नीरज को अपने रोजगार की चिंता सताने लगी। शायद इसीलिए वह मधु की पूछताछ और संदेह भरे प्रश्नों को झेल जाता। मधु नहीं होगी तो उसकी आर्थिक ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। वह मधु से जुड़ा रहा। मधु ने उस पर लगाम लगाए रखी ताकि घोड़े को बिदकने का मौका ना मिले। एक समय वह भी आया जब उसी कॉलेज में अस्थायी रूप से नीरज को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। मधु ने दबाव बनाया कि वह अपने घर वालों को अपनी शादी के बारे में बता दे। तब नीरज ने कहा, कोई स्वीकार नहीं करेगा इस शादी को। पता चल गया तो तलाक करवा कर मानेंगे। अच्छा है कि यह बात घर तक ना पहुँचे और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी, तब क्या होगा? ऐसा तो वे करेंगे ही। उन्हें हमारी शादी के बारे में थोड़ी पता है, लेकिन मैं करूँगा नहीं। तुम स्वयं को असुरक्षित महसूस करना बंद कर दो। मैं क्यों असुरक्षित महसूस करने लगी भला? पक्की सरकारी नौकरी है मेरे पास। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। तुम कॉलेज की लड़कियों से बहुत घुल मिल कर बातें करते हो, वह मुझे पसंद नहीं। तुम भी तो करती हो। तो क्या मैं चरित्रहीन हो गई बात करने से? तो क्या मैं हो गया? तुम क्यों होने लगे? मर्द जो ठहरे, यह ठप्पा तो हम स्त्रियों पर ही लगता है। तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। तुम चाहती क्या हो? मैंने सब तुम्हारे हिसाब से किया। मैंने भी सब तुम्हारे हिसाब से किया। फिर पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते? कहाँ गया वह जोश? पहले जैसी प्यार भरी बातें भी तो नहीं करते, खींचे खींचे से रहते हो। तुम्हें शक की बीमारी है। शक नहीं, यकीन है मुझे। हुआ करे, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अब तो तुम जो भी करोगे निकिता के लिए ही करोगे। खबरदार, जो निकिता का नाम बीच में लाई तू। क्यों, मिर्ची लग गई क्या? निकिता अच्छी लड़की है। वह तुम्हारी स्टूडेंट है, लेकिन हम उम्र भी है। आए दिन दोनों में तकरार बढ़ती रहती। नीरज के पिता उसके रिश्ते की खबर कई बार पहुंचा चुके थे। आ जाओ, लड़की देख लो। नीरज हर बार टालता रहता था। मधु के साथ उसने
12 वर्ष गुजार दिए थे। बाद के कुछ वर्षों में वह मधु से बचने लगा था। उसके आकर्षण का केंद्र थी निकिता। मधु की तरफ से उसका आकर्षण पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह समझ चुका था कि मधु से उसे जो प्यार था वह मात्र दैहिक आकर्षण था। प्यार तो उसे अब निकिता से था, जिसकी उम्र 27 वर्ष के आसपास थी, जो एमए फाइनल की छात्रा थी। निकिता उसे और वह निकिता को छिप छिप कर देखते थे शुरू में, फिर नज़रें बार बार मिलती और वे मुस्कुरा देते। यह अच्छा था कि मधु ने कॉलेज में स्वयं नहीं बताया था कि नीरज उसका पति है, ताकि लोग उम्र के इस अंतर को मजाक ना बनाएं। मधु समझ रही थी कि उसने नीरज के साथ अपनी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी कर ली हैं। वह भी जानती थी कि उम्र के इस अंतर को मिटाया नहीं जा सकता। वह 40 साल की अधेड़ औरत लगती है और नीरज 30 वर्ष का जवान, लेकिन फिर भी वह अपना शिकंजा कसने की भरपूर कोशिश करती। लेकिन वह जानती थी कि एक ना एक दिन यह शिकंजा ढीला पड़ ही जाएगा। नीरज ने एक दिन निकिता से कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, अपने विषय में। निकिता ने खुश होकर तुरंत हाँ कह दी। दोनों शाम को शहर के बाहर बने कॉफ़ी हाउस में मिले। नीरज ने कहा, निकिता, मुझे बचा लूँ मधु मैडम से। मैं 18 वर्ष का था जब मधु ने मुझे अपने दैहिक आकर्षण में फंसा लिया था। मुझे कोर्ट कचहरी की धमकी दी। मैं मजबूर हो गया। घर में गरीब माँ बाप हैं। मधु ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। वे 18 वर्ष की मेरी कच्ची उम्र से ही मेरा दैहिक शोषण कर रही हैं। मैं क्या करूं? ये सब इतने भावुक और रोने वाले अंदाज में कहा नीरज ने कि निकिता की आंखें भर आई। निकिता ने कहा, शादी का कोई प्रूफ है? मधु के पास हो सकता है। तुम सब नष्ट कर दो और उससे अलग हो जाओ। अगर वह तुम्हें कोर्ट कचहरी की धमकी देती है तो तुम भी दे सकते हो। मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। कुछ ना हो तो तलाक तो ले ही सकते हो। तुम अपनाओगी ना मुझे? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूँ और किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। नीरज आश्वस्त हुआ। गवाहों का तो अता पता नहीं था। बरसों पुरानी बात थी। शादी के सबूत मधु की अलमारी में थे, जिन्हें तलाश कर नीरज ने नष्ट कर दिए। मधु को जब निकिता के साथ नीरज ज़्यादा समय गुजारती दिखने लगा तो मधु ने उसे आवारा और न जाने क्या क्या कहा। नीरज ने पलट कर कहा, तुम क्या हो? तुमने अपनी दैहिक ज़रूरतों के लिए मुझे फंसा कर रखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, दैहिक शोषण का आरोप लगाकर जेल भिजवाऊंगी और मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। मैं भी तुम पर दैहिक शोषण का आरोप लगा सकता हूँ। तुम्हारे घर वालों को, अपने घर वालों को बता दूंगा सब कुछ। लोग तुम पर हंसेंगे, ना कि मुझ पर। शादी हुई है हमारी। अच्छा, सबूत कहाँ है? कोर्ट मंदिर में की गई शादी नहीं मानता और उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष भी नहीं हुई थी। अवयस्क उम्र में लड़की से विवाह करने के अपराध में तुम्हें सजा भी हो सकती है। सारा शहर तमाशा देखेगा। यदि शादी साबित कर भी देती हो तो तब भी मैं तलाक तो मांग ही सकता हूँ। अब तुम पर है कि हंगामा खड़ा करना है या शांति से मसले को सुलझाना है। मधु समझ चुकी थी कि तीर कमान से निकल चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। फिर बेमेल संबंधों को कब तक खींचा जा सकता है? अच्छा यह हुआ कि सावधानी रखने के कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। मधु के माता पिता भी अब कहने लगे थे, बेटी अपना फ़र्ज़ निभा लिया। भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर काम धंधे पर लगा दिया, उनका विवाह कर दिया। अब कोई अपने हिसाब का लड़का तलाश करके शादी कर ले। मधु वापस अपनी शहर आ गई। उसने नीरज से जुड़ी सारी यादें मिटा दी। शादी के और उसके बाद के सारे फ़ोटो नष्ट कर दिए। नीरज भी आज़ाद हो गया। निकिता को देखकर नीरज सोचता, इसे कहते हैं लड़की। पता नहीं क्यों मैं मधु के आकर्षण में बंध गया था। प्यार करने लायक तो निकिता है। सांचे में ढला हुआ दुबला पतला आकर्षक शरीर, चेहरे पर चमक, जिस्म के पोर पोर में जवानी की महक, यही है उसके सपनों की रानी। आज पेड़ काटे जा रहे हैं, पौधे नष्ट किए जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, सड़कों का डामरीकरण चौड़ीकरण हो रहा है।
देश का विकास अंधाधुंध तरीके से हो रहा है। नीचे पानी प्रदूषित हो रहा है, वह ऊपर आसमान और बीच में फंसा बेवकूफ़ मनुष्य बस बातें कर रहा है प्रदूषण के बारे में, जहरीली वायु के बारे में। प्रकृति असंतुलित हो रही है। यही हाल मानवीय मूल्य और रिश्तों का भी है। रिश्ते भी प्रदूषित हो रहे हैं। मधु के पिता ने कहा, बेटी बहुत रिश्ते आएंगे, तुम आर्थिक रूप से निर्भर हो, अच्छा वेतन है तुम्हारा, सुरक्षित भविष्य है। कितनी बेरोजगारी फैली है, एक नहीं कई आदमी मिलेंगे शादी के लिए। सुरक्षित भविष्य की चाह में कोई प्राइवेट जॉब वाला, अस्थायी नौकरी वाला शादी के लिए तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिकल बनो। मुझे तुम्हारे और नीरज के बारे में सब पता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी टोका नहीं। मैं जानता था अपनी ज़रूरतों के लिए तुम उससे जुड़ी हो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन शादी अपनी जाति समाज में ही करना उचित रहेगा। कितना प्रदूषण है पिता की बातों में। मधु ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। उसे पिता के चेहरे पर डस्ट जमी हुई दिखाई दी। फिर उसने सोचा, यह डस्ट तो सबके चेहरों पर है। बाजार में कितनी क्रीम, टोनर, साबुन, फेस वॉश आ गए हैं डस्ट से बचने के लिए। इन फालतू की बातों में उलझकर जीवन क्यों बर्बाद करना, आगे बढ़ना ही जीवन है। उसने डस्ट से भरा चेहरा साफ किया और नए जीवन की शुरुआत के लिए कोशिश शुरू कर दी। नीरज के पिता विजयनाथ क्लर्क थे। नौकरी के अंतिम बचे 2 वर्षों में अधिक से अधिक कमा लेना चाहते थे, लेकिन एक दिन रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। अधिकारी ने कहा, मिल बांट कर खाना चाहिए। चोरी करने के लिए किसने मना किया है? सरकारी नौकरी होती ही कमाने के लिए है। 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। इस मामले में तुम्हें निकालने की कोशिश करता हूँ। विजयनाथ ने बेटे को सारी बात बताकर कहा, बेटा 2 लाख रुपए की मदद कर दो, 3 लाख रुपए का इंतज़ाम है मेरे पास। नीरज ने कहा, पिताजी आपने रिश्वत ली? विजयनाथ ने गुस्से में कहा, मदद मांगी है, उपदेश नहीं। वेतन से मात्र घर चलता है, वह भी 20 दिनों तक। बेटी की शादी, मकान, ऐसो आराम की ज़िंदगी बिना रिश्वत लिए नहीं चलती। रिश्वत मैंने पहली बार नहीं ली, हमेशा से लेता आया हूँ। सब लेते हैं, बस पकड़ा पहली बार गया हूँ। मदद करो कहीं से भी। मैं कहाँ से करूँ? नीरज ने असहाय भाव से कहा, मधु से मांग लो। पिता की यह बात सुनकर नीरज सन्नाटे में आ गया। मतलब पिता को घर में सबको मालूम था, मधु को मैंने छोड़ दिया है। नीरज ने कहा, बेवकूफ़, दुधारी गाय को कोई छोड़ता है भला? मन भर गया था तो किसी दूसरी के पास चला जाता, या दूसरी ढूंढता तो कमाई वाली ढूंढता। नहीं कर सकता तो मेरे कहने से शादी कर। 5 लाख रुपए दहेज दे रहे हैं लड़की वाले, जल्दी आ जा, चटमंगनी पट ब्याह करा देते हैं। मैं एक जगह बात करके देखता हूँ, जो करना है जल्दी करना है। जी। नीरज ने फ़ोन काट दिया। क्या पिता है, सब मालूम था और ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ मालूम ना हो। रिश्तों में लालच की कितनी डस्ट जमी हुई है। चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है। पैसा ही सब कुछ हो गया है। इंसानी रिश्ते, भावनाएं सब में डस्ट जम गई हैं। पैसों और ज़रूरतों के आगे सब कचरे का ढेर हो गया है। कचरे के ढेर में आग लगाओ और जहरीला धुआं वातावरण में फैलने लगता है। नीरज ने खुद क्या किया? वही जो मधु ने किया। लेकिन नीरज को पिता की यह बात ठीक लगी कि दुधारू गाय है, क्यों छोड़ दी। लेकिन पिता को क्या बताएं? दुधारू गाय का भी दूध ज़्यादा निकालो तो वह भी सींग मारने लगती है, पैर झटकने लगती है। नीरज ने निकिता से बात की। निकिता ने अपने पिता सेठ विनोद चंद्र से मिलवाया, शादी की बात की, साथ में 2 लाख रुपए की मदद की भी बात रख दी। सेठ विनोद चंद्र गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। फिर तुम्हारी नौकरी कौन सी स्थायी है, न जाने कब छूट जाए। फिर उन्होंने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, अपनी बराबरी वालों से रिश्ता करना चाहिए, दोस्ती तक ठीक है। शादी के पहले 2 लाख रुपए मांग रहा है, बाद में 50 लाख रुपए मांग सकता है। शादी के लिए तुम्हें यही लड़का मिला था। मैं अपनी अमीर बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को? लोग क्या कहेंगे कि सेठ विनोद चंद्र ने अपनी बेटी की शादी एक अस्थायी नौकरी वाले लड़के से कर दी।
मैं तो तुम्हें होशियार समझता था बेटी, लेकिन तुम भी प्रेम के नाम पर बेवकूफ़ बन गई। शादी अपने बराबर वाले से भविष्य की सुरक्षा व सुखों को ध्यान में रखकर की जाती है। फिर उन्होंने नीरज से कहा, एक फ़ोन पर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, मेरी बेटी से दूर रहना। सेठ ने अब अपनी बेटी से कहा, अमेरिका जाने की तैयारी करो, आगे की पढ़ाई के लिए। प्रेम जैसे वाहियात शब्द से दूर रहो। बाद में निकिता ने कहा, नीरज, मैं अपने पिता की बात नहीं ठुकरा सकती। नीरज उदास होकर घर आ गया। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके कहे अनुसार शादी करने को तैयार हूँ। पिता ने 5 लाख रुपए सगाई में लेकर रिश्ता पक्का कर दिया। वे रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत देकर छूट गए। कितने प्रकार के प्रदूषण है इस देश में। है तो पूरी धरती पर, लेकिन देश में ज़्यादा है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रिश्तों में प्रदूषण, नित नए कड़वे होते रिश्ते। विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए सब अनदेखा कर रहे हैं। घर में गाड़ी, टीवी के लिए सब एक दूसरे को चूस रहे हैं। सेठ विनोद चंद्र चोरी का माल खरीदते बेचते करोड़पति बन गए, लेकिन कैसे बने इस बात की उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं थी। बने और सेठ कहलाएं, इस गर्व से भरे हुए थे वे। निकिता ने प्रेम तो किया था, लेकिन सुरक्षित भविष्य के डर से वह नीरज से दूर हो गई। मधु, नीरज, निकिता, विजयनाथ, मधु के पिता सेठ विनोद चंद्र जैसे लोग भ्रष्ट व्यवस्था के हिस्से बने हुए हैं। उनके सारे शरीर पर भ्रष्टाचार की दस्त जमी हुई है। चेहरा तो वे साफ कर लेते हैं, मन कैसे साफ करेंगे यह शायद वे कभी सोचते ही नहीं होंगे। वाटर फिल्टर से पानी शुद्ध तो कर लेते हैं, लेकिन उन नदियों को जमीनों के नीचे बोरिंग मशीन लगाकर निकाले गए पानी का क्या? उनकी शुद्धता के बारे में लोग क्यों नहीं सोचते? अब तो हवा शुद्ध करने के लिए एयर प्योरीफायर भी आ गया है, लेकिन ज़मीन आसमान से ज़्यादा दिमाग पर फैली हुई इस डस्ट का क्या? उस प्रदूषण का क्या? उसे साफ करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता? जब आदमी अंदर से बेईमान हो तो सारे प्रदूषण, सारे अधर्म, सारे पाप दूसरों के सिर पर मढ़कर मुक्त हो जाता है। लेकिन इस दोषारोपण से क्या आप बच पाएंगे? आपकी आने वाली नस्लों का क्या होगा? जिस दिन प्रकृति व रिश्ते हिसाब करेंगे, सिवा बर्बादी के कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।